मेरा सबसे पसंदीदा खेल तो क्रिकेट ही है साहब। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये सबसे ज़्यादा आपको चैलेंज करता है। जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो आपको ये एंटिसिपेट करना होता है कि ये एक गेंद इस तरफ मारेगा, तो आप खुद को उसके लिए तैयार करके रखते हो। तो इट्स अ माइंड गेम। वन बॉलर हु इज हिट द लीस्ट and who is taking maximum wicket, you have to play the mind of the person, and that is what I do. अब वैसी पेंटिंग कर रहा हूँ जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी पेंटिंग्स है, जिस पे मेरा स्टाम्प है। सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी थिएटर किया था। आई लर्न द आर्ट ऑफ फिल्मिंग वाइल्ड एनिमल्स विच वर नॉट स्ट्रक्चर्ड, दे विल नॉट गो एज पर माई डायरेक्शंस। तो हमने वो फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म थी 1 घंटे की। 80s की बात है। उस समय थोड़ा नशे का प्रॉब्लम आ गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में। दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई डिड। CPC पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जब। बट वो एक नैरेटिव चलती है वो कि इनकम टैक्स जो है, चूँकि दे प्ले विद द मनी पीपल, दे प्ले विद पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ। ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों की। He has been an ad filmmaker. He has been a theater artist. He has been a filmmaker. He has been a painter. He is a sports person, excelling in at least half a dozen disciplines, and he is also a well-acclaimed IRS officer. I'm talking about Mr. Sudhanshu Shekhar Jha, 1991 batch IRS officer, who is now Chief Commissioner Income Tax in Rajasthan. A very warm welcome to you, Mr. Jha. Thank you. We spoke to you in the first episode about your career, how income tax department functions. Today I'm going to talk to you about your hobbies, the hobbies I listed just now. कि आपको इतनी ढेर सारी चीजें आप कैसे कर लेते हैं 24 घंटे में? वक्त की कमी तो किसी को नहीं होती जी। बचपन से एक पता नहीं मेरी माँ ने शायद ये चीज सिखाई कि जो भी करो शिद्दत से करो, वरना मत करो। तो मुझे ये बहुत क्लियर है कि मुझे क्या क्या नहीं करना है। तो जब वो नहीं करने वाली चीजें नहीं करता हूं, तो करने वाली चीजों के लिए बहुत वक्त होता है। पहले तो आप बता ही दीजिए कि क्या क्या चीजें नहीं करने वाली जो आप नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में 11-11 बजे रात तक काम करते हैं। जी। वो 11 बजे रात तक इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्होंने सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक ढंग से काम नहीं किया है। मुझे अपने करियर में कभी भी आज तक 6 बजे के बाद ऑफिस में बैठने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो मैं ये दिखाने के लिए कि काम कर रहा हूँ, काम नहीं करता हूँ। मैं तो इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। तो ऑफिस में भी मेरे पास बहुत वक्त होता है। सेकेंड चीज, हम अपने डिसीजंस को टालने की आदत डालते हैं। चलो ये डिसीजन हम कल ले लेंगे। वो जो टालते हैं, हमारा वक्त तो चला ही जाता है, वो एक पाइलअप हो जाता है, एक बड़ा सा बोझ हमारे ऊपर होता है जो हमारा वक्त खाता रहता है। गलत डिसीजन या सही डिसीजन जो मेरी समझ में आता है मैं ले लेता हूँ उसी वक्त। मेरा बहुत वक्त बचता है। और जब हम इंस्टिंक्ट पे उसी वक्त डिसीजन लेते हैं तो आपके ज़्यादातर डिसीजन सही होते हैं। वो तनाव भी कम होता है कि मैं ज़्यादा गलत डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे फैक्ट्स के बेसिस पे उसी वक्त डिसीजन ले लेता हूँ। वो भी मुझे बहुत वक्त देता है। आप सोशलाइज नहीं करते? सोशलाइज करना किसको कहते हैं? हाँ, मैं यूं ही जाके किसी के रोज शाम को नहीं बैठता। मुझे अपने साथ वक्त बिताने में कोई तकलीफ नहीं होती है। आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। छोटा परिवार है, उनके साथ वक्त बिताना भी तो सोशलाइजेशन है। बेटी की दिन भर की कहानियां सुनना, वाइफ की कहानियां सुनना। 2 कुत्ते हैं मेरे पास,
उनसे बातें करना, सोशलाइजेशन ही तो है। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे पास हमेशा उनके लिए वक्त रहा। मैं जिनका दोस्त हूँ, उनके पास भी हमेशा मेरे लिए वक्त रहा। तो हमें जब कभी भी जरूरत होती है, हम एक दूसरे को मिल लेते हैं, बातें कर लेते हैं। और जब आपके पास काम होता है तो आपके पास बातें करने को भी बहुत कुछ होता है। और जब आपके पास बातें करने को कुछ नहीं होता है तो आप बहुत बातें करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कौन सी विषय में बात करनी है, क्योंकि आपके पास बात करने को कुछ है नहीं। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। I feel very proud that I work in this department for so many years. I take pride. मैं इनकम टैक्स के दामन पे कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप टेनिस खेलते हैं, आई कैन सी योर फिजिक, मतलब बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन की जो फिजिक होती है। तो एक स्पोर्ट्स और पेंटिंग दो कंप्लीट डिफरेंट जॉनर है। एक में कला बिल्कुल एकदम जो अनुभूतियां होती हैं, मानवीय अनुभूतियां। स्पोर्ट्स पूरी तरह से कला है जी। अब जितनी कलात्मकता स्पोर्ट्स में है, उतनी कलात्मकता तो और कहीं नहीं है। सामने वाला भी आया है कि इसको बहुत मारना है जी, तो आप पहली 4 गेंदें फेंकते हो उसको, जी, जो ऑफ स्टंप पे गिर के बाहर निकलती होती है। जी, जी। जब वो सोचता है कि ये 5वीं गेंद भी ऑफ स्टंप पे गिर के बाहर निकलेगी, वो अंदर आ जाती तो है। वो अंदर आती है, तो एलबी मिलता है आपको। जी, जी। प्लानिंग करनी पड़ती है वहाँ। कला की एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि वो 5वीं गेंद अंदर आनी चाहिए। कहीं वो गलती से सीधी निकल गई तो विकेट नहीं मिलेगा। तो आपके पास वो प्रिसीजन भी चाहिए, आपके पास वो इमेजिनेशन भी चाहिए, आपके पास वो तैयारी भी चाहिए। यही सारी चीजें तो कला में भी चाहिए, और वो फिजिक भी चाहिए। जब आपको जो काम करना है उसकी तैयारी तो करेंगे आप। जी, तो आपका शरीर ही तो आपका अस्त्र शस्त्र है। जी। तो आप उसको तैयार करके रखेंगे तभी तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आपको इतने स्पोर्ट्स में सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स कौन सा? क्योंकि आप बोर्ड गेम्स भी खेलते हैं, आप स्नूकर बिलियर्ड्स भी खेलते हैं, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, आप लॉन टेनिस भी खेलते हैं। पसंदीदा आपका कौन सा है? मेरा सबसे पसंदीदा खेल तो क्रिकेट ही है साहब। जी। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये सबसे ज्यादा आपको चैलेंज करता है। जी। जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो आपको ये एंटिसिपेट करना होता है कि ये एक गेंद इस तरफ मारेगा, तो आप खुद को उसके लिए तैयार करके रखते हो। आपको बैट्समैन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है गेंद फेंकते वक्त। ये पैर कैसे मूव कर रहा है, इसका बल्ला कैसे हिल रहा है, ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, उसकी कोहनी सामने है या नहीं है, ये अपने शॉट आंख के नीचे से खेल रहा है या दूर से मार रहा है। एक बार जब आप उसको समझ जाते हो, देन यू प्लान कि आई हैव टू ट्रैप हिम। सपोज आई वांट टू गेट हिम caught at mid off. What will I do? I'll bowl a full toss on the middle stump. So he will come with his straight bat and he will have a good shot at mid off. चौका मिलेगा उसको, लोग ताली बजाएंगे, आप भी मुंह बना के निकल जाएंगे। अगली गेंद आप उसको अगेन ओवर पिच देंगे, हाफ वॉली। वो हाफ वॉली पे आएगा, सामने शॉट खेलेगा, आपने एक फील्डर लगा रखा है उसको दिखा के, तो उसको समझ में आता है कि चूंकि चौका खाया था इसीलिए एक फील्डर लगाया था, वो एक सिंगल लेगा, लेकिन गेंद वही जाएगी। फिर अगली गेंद आप फेंकेंगे, उसको वापस थोड़ा सा आगे देंगे ओवर पिच करके उसके पाले में, वो उठाएगा बॉल, गेंद बाहर चली जाएगी, छक्का हो जाएगा। आप भी ताली बजाएंगे दूसरों के साथ। एक गेंद और आप उसको वहीं पे देंगे जिसपे फिर वो शॉट खेलेगा, फिर गेंद बाहर जाएगी। आपकी पूरी बेइज्जती हो चुकी है, ओवर का 2 छक्का ये खा चुका है। बट आखिरी गेंद आप लेंथ थोड़ा खींच लेंगे, उसका बैट वैसे ही चलेगा, गेंद उसके बैट के ऊपरी हिस्से में लगेगी और वो मिड ऑफ पे आसान सा कैच देगा, जिसके लिए पिछले 4 गेंद से तैयार होकर आपका फील्डर खड़ा है। तो इट्स अ माइंड गेम। वही मैं कह रहा था, आप क्रिकेट खेलते हैं या शतरंज? इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलिंग एंड बैटिंग।
मैं जब छोटा था जी या कहिए जवान था, जब तक प्रोफेशनल लेवल क्रिकेट खेलता था, आई यूज टू बी अ मीडियम पेस बॉलर। कम दिन खेला प्रोफेशनल लेवल पे, 2-3 साल ही खेला। फिर डिपार्टमेंट में आ गया तो प्रोफेशनल क्रिकेट छूट गया। तो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ने लगी तो मैंने तेज गेंद फेंकना छोड़ दिया, स्पिन करता हूँ। बट अभी भी आई एम वन बॉलर हु इज हिट द लीस्ट एंड हु इज टेकिंग मैक्सिमम विकेट, not because I am able to spin the ball, not because I am able to give a extra kick to the ball. मैं तो सिर्फ बैट्समैन को देखता हूं, भाई ये क्या ऐसा चीज कर रहा है जो मेरे को विकेट दिला सकता है। अगर कोई बैट्समैन लेग में बड़ा कंफर्टेबल है मारने में, उसको हर गेंद ऑफ के बाहर मिलती है यॉर्कर लेंथ, उसके बैट बॉल पे नहीं लगती, 4 गेंद के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 5वीं गेंद मिडिल स्टंप पे देता हूं, लेकिन बाकी की 4 गेंदें अंदर आ रही थी, ये बाहर जा रही होती है। उस 4 गेंद का फ्रस्ट्रेशन, अभी तो लेग पे छक्का जाएगा, एज लगता है, उसका स्लिप में कैच हो जाता है। यू हैव टू प्ले द माइंड ऑफ द पर्सन एंड दैट इज व्हाट आई डू प्रैक्टिकली। दैट इज व्हाट ऑल ऑफ आर डूइंग इन आवर लाइव्स आल्सो। हम जब एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं तो पहले एक पर्दा डाल के बैठते हैं कि मैं तो इसको देख लूंगा, ये मुझे ना देख पाए। फिर जैसे हमारी प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है और मुझे लगता है कि मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है, तो हम उस पर्दे को हटाते हैं। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं। देखना काफी नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं तब भी हम एक दूसरे के दिमाग से खेल रहे होते हैं। हम सबों के भीतर ये लगता है कि हम तो स्मार्ट हैं, बट अदर्स आर नॉट सो स्मार्ट। फैक्ट ये नहीं है। एवरीबडी इज इक्वली इंटेलिजेंट, एवरीबडी इज जजिंग यू एवरी मोमेंट दैट यू आर स्पेंडिंग। I, as principal, don't judge people. When I don't judge people, it takes little time in getting his faith and confidence in me. Once I get that, my job is done. So basically this planning and plotting which you execute on the field also comes handy in your professional life also? Very much. Most important thing is common sense, which is so uncommon now. Because हम जब भी कुछ प्लान करते हैं, हम आउट ऑफ ऑर्डिनरी सोचने की कोशिश करते हैं, जबकि वो चीजें सबसे आसानी से ऑर्डिनरी तरीके से हो सकती थी। तो मैं आज भी अपने कॉमन सेंस पे ज्यादा भरोसा करता हूँ कंपेयर टू माई एक्सपर्टीज इन अदर थिंग्स। दैट हेल्प्स। सर ये आपने कहीं कोचिंग ली है या दिस इज ऑल सेल्फ ट्रेन्ड, जितने भी स्पोर्ट्स हैं आपके? मैं नेतरहाट में पढ़ता था साहब जी। तो बचपन में हर गेम में कोच तो थे ही नेतरहाट के, जो अपने कोच थे जी। तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत सिखाया होगा वो सिखाया होगा, बाकी तो खुद ही खेलने में अच्छा लगता था तो खेलता था। अच्छा, लेट मी टेल द ऑडियंस, नेतरहाट हाई स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स of erstwhile Bihar and now Jharkhand, located in Ranchi. सर इतने अच्छे स्कूल में आप पढ़े, तो ये पेंटिंग भी आपने वहीं से शुरू किया या फिल्म और थिएटर? नहीं, पेंटिंग तो मैं बचपन से करता था। फेज आते हैं आदमी के लाइफ में, पहले देख के करता था, फिर लोगों के पोर्ट्रेट बनाने लग गया, खूब प्रैक्टिस की, फिर धीरे 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 अब वैसी पेंटिंग कर रहा हूँ जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी पेंटिंग्स है, जिस पे मेरा स्टाम्प है, जैसे दूसरा और कोई नहीं बनाता, सिर्फ मैं ही बनाता हूँ। आप पेंटिंग एग्जीबिशंस भी लगा चुके हैं? हाँ जी हाँ। तो अभी तक कितने एग्जीबिशंस आपके हो गए? बहुत शुरू में एक बार लगाया था, जब काफी पहले, तो मुझे लगा कि जब तक नौकरी में हूं मुझे एग्जीबिशन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एग्जीबिशन लगाएंगे तो लोग आपसे मांगेंगे तो आप बेचेंगे, तो वो मेरे जॉब के साथ ठीक नहीं जा रही थी। तो मैंने एग्जीबिशन नहीं लगाए, ऐसे ही जिनको पसंद आया उनको गिफ्ट करता गया,
हाँ, डिपार्टमेंट जो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशंस लगाती है, वहाँ मैं अपने पेंटिंग्स भेज देता हूँ। जी जी। और जो स्पोर्ट्स का है वो अब आप सिर्फ इंट्रा डिपार्टमेंटल जो कॉम्पिटिशन्स थे उसी में ही? मोस्टली उसी में खेलता हूँ, बट जब मैं 50 का हो गया तो लगा कि अब क्रिकेट खेलने के लायक रहा नहीं, क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, तो मैंने टेनिस सीखना शुरू किया। तो टेनिस में मैं अभी, आई विल नॉट से कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, बट ठीक ठाक कर रहा हूँ। एक दो मैंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के टूर्नामेंट जीते भी हैं। सर टेनिस में भी कम मेहनत थोड़ी होती है जो नहीं, रिस्क कंपेयर टू जैसे मैं फास्ट बॉलिंग नहीं डाल सकता। जी जी। But tennis is more about precision and art. Compared to tennis, you need compared to cricket, because in cricket you need sometimes brute strength also. Right. Tennis you don't need brute strength. But you need a lot of strength in your wrist and shoulders. Stamina I have, no, it's not like that. It's all about timing. Okay. Tennis is all about, even every game is about timing. Timing, right. But tennis is more so, it's about timing than strength. And you are also excel in badminton, I suppose. Badminton I have not played for quite number of years, but Renu must have spoken, because in academy I was the champion. So I had one in badminton. स्कूल कॉलेज में खेलता था, ठीक ही खेलता होगा तभी जीत जाता था शायद। तो एकेडमी में तो जीतता था, बट उसके बाद फिर कभी खेला नहीं। Now coming to थिएटर, कि आपने सर्विस ज्वाइन करने से पहले काफी थिएटर किया जी। सर्विस ज्वाइन करने के बाद फिर टाइम नहीं था या इंक्लिनेशन खत्म हो गया? सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी थिएटर किया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया जी। क्या हुआ कि लोग जानते थे कि ये थोड़ा बहुत थिएटर वीटर एक्टिंग करता है, तो हमारे यहाँ एक होती है सेंट्रल रेवेन्यू स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन बोर्ड जी। तो इसकी हर साल कंपटीशन होती है जी। तो उसमें एक ड्रामा भी एक सेक्शन होता है। तो कई बार जहाँ जहाँ मैं पोस्टर रहता था वहाँ के स्टाफ चाहते थे कि वो भी पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए थिएटर मैंने डायरेक्ट किया है, लिखा है, डायरेक्ट किया है। जी जी। बट एक्टिव थिएटर में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत टाइम चाहिए, रिहर्सल रोज करना होता है, दूर जाना होता है। तो एक्टिव थिएटर से मैं दूर हट गया, बिकॉज दैट्स अ फुल टाइम जॉब, आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना होता है। बट ऑफ एंड ऑन थिएटर भी करवाता रहा हूँ। सर आपने एड फिल्मों से शुरू की थी अपना करियर, जो सर्विस में आने से पहले, तो डिड यू यूज्ड टू वर्क फॉर सम एड एजेंसी और फ्रीलांस? इट वाज नॉट लाइक दैट। मैंने बहुत पहले बीबीसी ने एक बीबीसी या नेशनल ज्योग्राफिक में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। तो उन्होंने ऐड दिया था पेपर में कि उनको इंटरप्रेटर चाहिए इंडिया में, बिकॉज वो सब विदेशी लोग थे, वो दे वर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी, हाँ, लोकल लैंग्वेजेस। तो मैंने अप्लाई किया, मुझे वो नौकरी मिल गई। तो जब मैं आज इंटरप्रेटर उनके साथ जंगलों में घूमता था, बहुत बातचीत होती, तो कभी मैंने उनका कैमरा उठा लिया, फिर कुछ शॉट्स भी लेने लगा। तो दैट 6 months to a year that I spent with them, with obviously breaks, I learned the art of filming wild animals which were not structured. They will not go as per my directions. But a time came when I could guess their next move. कि अब अगले 2 मिनट में ये शेर उठेगा, ये पहले बाएं देखेगा, फिर दाएं देखेगा, फिर अंगड़ाई लेगा, फिर मुंह खोल के जीभ दिखाएगा, फिर हमारी तरफ देखेगा, दांत खोलेगा। तो इवन दोज गाइज वेयर अमेज्ड कि हाउ डू यू नो हाउ ही इज गोइंग टू बिहेव, ही इज नॉट समबडी दैट यू हैव ट्रेन्ड हिम। I told, I am watching him for last 15 days. I know him. So that gave me an inclination that I should actually work with people and objects. But this is so amazing. People who spend their entire lifetime in wildlife, even they can't anticipate. Because they have more important things to do.
I had only my most important thing for me to watch it at that point of time. Right. So that's, if you ask me what is the difference, only difference is that at any point of time, whatever work I am doing, that work is the most important work in my life. So I give वाइल्ड my- लाइफ फोटोग्राफी से फिर आप एड फिल्म्स में फिर कैसे? ऐसा ही, वो तो मजाक मजाक में हो गया। कोई एक दोस्त था, उसने कहा यार, मंडी हाउस में बैठा था लॉन पे, बोला कि यार एक एड फिल्म आई है, बनाएगा क्या? तू ऐसा करना, एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख दे, 2.5 मिनट की बनानी है। बोला पैसे वैसे देगा? बोला 100 रुपये दूंगा, लिख दे। ठीक है, रात को गया, मुझे 100 रुपये मिलेंगे यार, सुबह दे दिया। बोला यार इसको शूट कर सकता है क्या तू? बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने लिखा है, मुझे पता है कि कैसे शूट करना है। बोला कर ले, कल कर लेते हैं। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही शूट कर लिया, चल गई, लोगों को पसंद आ गया। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? क्या किस बारे में थी? चुटकी, अब नाम नहीं लेना चाहिए, वो एक सुपारी, मीठी सुपारी की एड थी। और बेसिकली ये दिखाना था कि वो सुपारी जो है वो दो लोगों के रिश्ते जोड़ सकती है। हो, जो ऐसे एक दूसरे से नाराज चल रहे थे, एक ने दूसरे को सुपारी खिलाई, रिश्ता जुड़ गया, नाराजगी खत्म हो गई। कॉन्सेप्ट लोगों को अच्छा लगा। सिंपल कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आते हैं। जी जी। तो मैं ऐड भी रिश्ते तोड़ने वाले नहीं करता था, मैं ऐड भी रिश्ते जोड़ने वाले ही करता था। तो उसके बाद फिर फिल्म्स? अब चूंकि इस फील्ड से जुड़ा रहा, तो कभी कभी कोई चीज आपको बहुत तकलीफ देती है। ऐसी ही कुछ घटना अखबारों में कहीं पढ़ी थी, तो उससे बड़ा तकलीफ हुआ कि समाज कहाँ जा रहा है। तो मैंने एक कहानी लिखी, तो कहानी लिखी, अपने किसी दोस्त को सुनाया। वो ऋषिकेश मुखर्जी साहब का असिस्टेंट हुआ करता था। अब वो मेरा दोस्त रहा नहीं, कुछ साल पहले हार्ट अटैक में उसका देहावसान हो गया। तो उसका काम ही यही था। तो वो जब मेरे से डिस्कशन कर रहा था, उसने बोला कि यार तू तो एक्चुअल में डायरेक्टर है, तो ये पढ़ाई लिखाई बेकार कर रहा है, ग्रेजुएशन हो जाएगी, पढ़ने में ठीक ही है, पास कर जाएगा, ये बनाते हैं अपन। तो हमने वो फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म थी, 1 घंटे की। 80s की बात है, उस समय थोड़ा नशे का प्रॉब्लम आ गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में। आदमी शौक में शुरू करता है विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशंस, बाद में उसका आदी हो जाता है, और उसके बाद वो जब छोड़ना चाहता है तो छोड़ नहीं पाता है। उसकी इसी व्यथा को दिखाते हुए हमने ये फिल्म बनाई थी। आई थिंक ये दूरदर्शन पे बहुत बार आई है। yes. आत्महत्या, आई थिंक उसका नाम था। 1 घंटे की फिल्म थी। हाँ, 50 मिनट से 1 घंटे की। आजकल तो सब लोग 10 मिनट की या 5 मिनट की फिल्म बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट फिल्म। और 1 घंटे की पूरे घंटे भर की थी शायद। नहीं। वो सरकारी संस्था के लिए, अब मुझे उतना डिटेल नहीं ध्यान है, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर थे वही अशोक सिंह उनका नाम था। तो अब उन्होंने किसके लिए बनाई थी ये तो ध्यान नहीं है, बट दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई डिड। और फिर छोटी मोटी कुछ करते रहते थे। फिर बाद में डिपार्टमेंट के लिए प्रमोशनल फिल्म्स बनाई, फीचर फिल्म्स बनाई। CPC पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जब हम बताना चाहते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, जी, तो हमारे बोर्ड ने कहा कि बनाओ डॉक्यूमेंट्री, लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो फिर हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई CPC पर। फिर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, VDIS, उसके लिए बनाई। फिर अभी विवाद से विश्वास चल रहा है, जो पुरानी वाली थी, उसके लिए बनाई। एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए बनाई। तो वो तो बनाने में मजा आता है, सब डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन अब तो आप फीचर फिल्में बना रहे हैं। फीचर फिल्में भी बनाई। मेरी पहली फीचर फिल्म एक दस्तक 2007 में रिलीज हुई। 17 साल प्रेम पहले। मई, हाँ, 2012 में। फिर 2016 में वेडिंग एनिवर्सरी रिलीज हुई, जिसमें नाना पाटेकर, माही गिल वगैरह थे। फिर 2019 में लिटिल बेबी रिलीज हुई। उसके बाद से कोई फीचर फिल्म नहीं बनाई है।
रिटायर हो जाऊंगा फिर बनाऊंगा। अभी सोच फीचर रखा फिल्म है। आप बना रहे हैं कुछ? नहीं, ये फीचर फिल्म नहीं है, ये अगेन सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म? डिपार्टमेंट की, हाँ, शॉर्ट फिल्म है, ट्रेनिंग फिल्म कह लीजिए, मोटिवेशनल फिल्म कह लीजिए। तो ये डिपार्टमेंट में सारे ट्रेनीज हैं, उनको दिखाई जाएगी? देखने को तो जितने जो लोग काम कर रहे हैं वो भी देखेंगे, उनको भी इसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा। एंड विल इट बी आल्सो रिलीज्ड फॉर मासेस और विल इट बी ओनली ये फॉर नहीं पब्लिक? पता, ये तो private आई डोंट नो, मे बी इट कम्स ऑन सम OTT प्लेटफॉर्म और समथिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट विल हैपन टू द फिल्म लेटर ऑन। बट फिलहाल मेरा काम, मैं तो डायरेक्टर हूँ साहब, मेरा काम सिर्फ बताने का सिर्फ डायरेक्शन देने का है। जी जी। बाकी नहीं, लेकिन कोई भी डायरेक्टर होता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है तो चाहता है कि सब मैक्सिमम लोग देखें। इच्छा होती है, जी। तो जो आदमी प्रोड्यूसर होता है उसकी भी इच्छा होती है मैक्सिमम लोग देखें, तो वो पूरे अपनी इच्छा पूरी कर लेगा तो मेरी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कम से कम आपने एक चीज चुन रखी है कि रिटायरमेंट के बाद फिल्म मेकिंग मोर फिल्म्स इन स्ट्रक्चर्ड वे। ये मैंने सोच रखा है। तो आप कहानियां लिखते हैं, आप स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, फोटोग्राफी मतलब नहीं करता, DOP नहीं, बट यू इतना ही हैव अ काम वेरी करता गुड हूँ सेंस ऑफ कैमरा। You किसी have भी to डायरेक्टर have, को as a होता है। director you have to have, because you know कि आपकी कहानी तो कैमरे के थ्रू ही दिखेगी, जी जी। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम कैसे शूट करें इसको कि हमारी कहानी वैसी ही दिखे जैसे हम दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में तो एक चीज बचती है जी, कि जो कुछ आपके मेमोयर्स हैं उनको कभी लिखना, जब कहानी लिखते हैं तो अपनी जिंदगी की कहानी कभी लिखने के बारे में नहीं देखिए सोचा? साहब, मेरी जिंदगी तो बड़ी नीरस सी रही है, मैंने ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मैं कोई आत्मकथा जैसा लिख दूं, तो वो तो मैंने कभी सोचा नहीं। और मेरा जो मीडियम है, मुझे जो भी कहना होता है वो मीडियम मेरा फिल्म है, ये मुझे पता है, तो मुझे जो भी कहना होगा वो मैं फिल्मों के माध्यम से ही कहूँगा। जी जी। तो आपने जैसे अभी बताया कि बड़े ढेर सारे आपने फिल्म बनाए हैं छोटे छोटे डिपार्टमेंट के लिए, और वो एजुकेशनल फिल्म्स टाइप की, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। जी, IRS या इंडियन रेवेन्यू सर्विस या इनकम टैक्स के बारे में लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता हैं। अधिकतर जो कुछ थोड़ा बहुत पता है वो कुछ फिल्में, जो फीचर फिल्में बनी हैं या कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पे कुछ प्रोग्राम्स आते हैं कि सब कैसे रेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और कैसे क्या खतरों का सामना करना पड़ता है, और कैसे कई बार अटैक भी हो जाता है जिस समय रेट करते हैं। तो इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और IRS ओनली अबाउट रेट्स? नो, अभी जो फिल्म मैं अगली बना रहा हूँ वो आप देखिएगा। जी जी। इट्स नॉट अबाउट रेट्स। दुनिया के बहुत कम टैक्स एक्ट ऐसे हैं जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट की तरह है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो है वो सोशल इश्यूज को भी देखता है, समझता है। एक पूरा चैप्टर 6 से है। अगर किसी इलाके में बिजनेस कम है, वहाँ के लोगों की आय कम है, तो इनकरेज करता है कि आप वहाँ जाके बिजनेस करो, आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। कोई एक सेक्टर है जिसमें ग्रोथ की हमको ज़रूरत है, जो जनरल जनता के फायदे की है, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ठीक है साहब, आप बिजली बनाओ, उसमें अगर आपको कोई फ़ायदा होगा हम टैक्स नहीं लेंगे। आप पानी साफ करके नदियों में छोड़ो, नदी का पानी पॉल्यूट मत करो, उसमें अगर आप कुछ कमाएंगे तो हम आपसे ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। सोशल कॉज। आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, जनता के ऊपर बोझ कम होगा, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे इतने, तो एक्सपोर्ट इनकम चलो एग्जेम्प्ट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में हैं जो जनरल सोशल वेलफेयर को आगे बढ़ाते हैं। एग्जेम्पशन सेक्शन, आप चैरिटी का काम करो, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये बहुत यूनिक एक्ट है, और कोई भी डिपार्टमेंट का एक अंग अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। जब डिपार्टमेंट के सारे अंग मिलकर काम करते हैं तो ही डिपार्टमेंट अपना ट्रू सेंस में रिजल्ट देती है।
चाहे वो TDS हो, एडवांस टैक्स विंग हो, इन्वेस्टिगेशन विंग हो, एग्जेम्पशन विंग हो, फेसलेस असेसमेंट विंग हो, ये अलग नहीं है, ये सब एक ही है। एक ही शरीर के कई हिस्से हैं। जब वो सारे हिस्से मिलते हैं तो शरीर बनता है। तो मैं ये नहीं मानता कि इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट रेड। इट इज नॉट एट ऑल अबाउट रेड। रेड हमारा लास्ट रिसॉर्ट होता है। वी डोंट वांट एनी फिजिकल इंग्रेस। फिजिकल इंग्रेस पे हम तभी मजबूर होते हैं जब हमारे पास और कोई उपाय नहीं होता है। हम तो हमेशा से वॉलंटरी कंप्लायंस को इनकरेज करते रहे कि आप सामने से आए, आप हमको ऐसा मौका ही ना दे कि हमें आपसे कोई सवाल भी पूछना पड़े। हाँ, जब आप कोई मौका नहीं देंगे तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन मौका देंगे, हमारी मजबूरी होगी। तो आप समझिए, सर्च करना फिजिकल इंक्रेस डिपार्टमेंट की मजबूरी है, इच्छा नहीं। जिनको हम दुष्कर्म कहते हैं, पता नहीं हम उनको सही कहते हैं गलत कहते हैं, जी जी, लेकिन जिसको हम कहते हैं वो हुए तो ग्रीड के ही कारण है। तो मुझे वो जो मतलब इवेडर्स भी क्रिमिनल तो नहीं लगते। हमारा काम है उनको पकड़ना, उनसे पैसे ले आना, टैक्स भरवा देना, बस हमारा काम करते रहते हैं। यूपीएससी के जरिए आईएएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं, आईआरएस भी आते हैं। आईएएस एंड आईपीएस में बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होता है पब्लिक से। आईआरएस एक ज़माने में थोड़ा सा पब्लिक इंटरेक्शन होता है, नाउ इट्स ऑलमोस्ट फेसलेस। तो ये माना जाता है, एक कंसेप्ट है कि जब आईआरएस ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कभी कभार रेड या सर्वे के लिए कुछ ऑर्डर्स हो गए, वरना तो दफ्तर में बैठ के काम करते हैं। हाउ डिफिकल्ट इज एन आईआरएस जॉब? हर काम जो है उसकी अपनी एक खासियत होती है। इनकम टैक्स का जो काम है वो पेपर वर्क का काम है। आदमी अपनी कमाई, खर्चे, सबका हिसाब कागजों में रखता है। तो हम अगर किसी के पास जाने लग जाएंगे हमेशा, तो हम उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमें कम से कम उसको डिस्टर्ब करना पड़े। तो हम अपने ऑफिस में बैठ के ही अपना सारा काम खत्म करना चाहते हैं। पर ये सामने दिखता है जब हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जब हमें कोई इंक्वायरी करनी होती है, फिर तो हम बाहर जाते ही हैं, इंटरेक्शन भी होता है। ऐसे कोई छुप के बैठने वाले तो होते ही नहीं। इनकम टैक्स वाले भी आम इंसानों की तरह घूमते फिरते हैं, उनका इंटरेक्शन भी उतना ही है। बट वो एक नैरेटिव चलती है वो कि इनकम टैक्स जो है, चूंकि दे प्ले विद द मनी पीपल, दे प्ले विद पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ, तो ये शायद नॉन करप्ट नहीं होंगे और दूसरे लोगों की तुलना में इनके यहाँ लेवल शायद ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों की। इतने सालों की नौकरी के बाद मैं आपको आज ये कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे 99% कलीग अगर वो कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो आप कुछ भी करो उसको छोड़ेंगे यही नहीं तो वो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गैर कानूनी ढंग से कोई काम नहीं होता हमारे यहाँ। अगर हमको आपका असेसमेंट करना है तो हम आपको पहले नोटिस भेजेंगे, हम आपको पूरा मौका देंगे अपनी स्थिति एक्सप्लेन करने का। जब हम कन्विंस भी हो जाएंगे कि नहीं ये तो साहब इन्होंने छुपाया ही था, तब भी हम आपको एक शो कॉज नोटिस देंगे कि अब आखिरी तक भी आप हमें कुछ बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय जोड़ने के और आपसे टैक्स लेने के। तो जहां इतना सारा काम पूरी तरह से कानून के थ्रू होता है, आप रेयरली कभी कोई कहानी पढ़ेंगे जिसमें किसी इनकम टैक्स वाले ने कोई जबरदस्ती की, कानून तोड़ के कोई काम किया। हाँ, हमारे मतभेद हो सकते हैं। मैं कहता हूं ये इनकम है, आप कहेंगे ये इनकम नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसी है जिसमें एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड एक स्ट्रक्चर बना हुआ है फॉर रिड्रेसल ऑफ ऑल काइंड ऑफ ग्रीवांसेस। अगर आप असेसिंग ऑफिसर से सहमत नहीं हो, कमिश्नर अपील के पास जाओ। कमिश्नर अपील से सहमत नहीं हो, सिर्फ आप टैक्स पेयर्स के लिए बनाई गई ITAT, वहाँ जाओ।
तो अन्याय हमारे यहाँ अंततः नहीं होता है, थोड़ा बहुत वक्त लगता है, वो अच्छा है। ये आपने जिंदगी में एक साथ सबसे ज्यादा कितने पैसे कैश देखे? क्या है कि मैं तो सर्च पे जाना ज्वाइंट कमिश्नर बना 2003 में छोड़ दिया था। तो आई थिंक उस जमाने में 2003 के पहले मैंने एक साथ 4-4.5 करोड़ रुपए देखे हैं। That is huge money. That was huge money at that point of time. पर वो मुझे दिखे नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो कागज जैसे ही थे। वो हमारा काम था, इनको गिनना है, ठीक से गिनना है भाई, मिस्टेक ना हो, बैंक में भेजना है भाई, सीज कर रहे हैं। We were more interested in making Panchanama so that heap of cash didn't look like cash to us. I was thinking about that only. कि कभी आपको लगा नहीं कि इतना ढेर सारा पैसा है? हमें वो पैसे जैसा लगा ही नहीं, हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट था। Very nice. It was just a heap of paper, nothing else, nothing more than that. तो आपका कहना है कि सर IRS ऑफिस या इनकम टैक्स ऑफिस, they are absolutely honest people? No, I am not saying. Everybody comes from the same society, जी, same people. इसी समाज से आते हैं, इसी समाज से IAS भी बनते हैं, इसी समाज से IRS बनते हैं, इसी समाज से बिजनेसमैन बनते हैं। सबका मिला जुला रूप इनकम टैक्स में भी है। लेकिन हमारे सिस्टम और प्रोसीजर इतने सही है, जो डिपार्टमेंटल कल्चर बोलते हैं, तो नॉर्मली उस कल्चर के हिसाब से हमारे अधिकतर लोग अच्छे मिलेंगे आपको। क्योंकि जब वो कानून के हिसाब से काम करेंगे तो उनके पास इधर उधर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं होता। लोगों में बहुत ढेर सारे जो कंसेप्ट थे IRS को लेके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके, जितने भी मिसकंसेप्शंस थे, मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपका देख के बहुत लोगों को उनके जो मिसकंसेप्ट्स थे वो दूर होंगे, एंड दे विल हैव अ क्लियरर पिक्चर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। I would like to say only one thing. After putting in more than 33 years and having worked under various wings and verticals of the department, this is one of the best place for national service. Really? Every paisa that you bring to national exchequer ultimately goes towards the welfare. I always say that we should be like a CCTV camera. Invisible to you, it does not bother you, it does not disturb you, but records everything. And tells you that you better comply voluntarily, otherwise we know what you are doing. That's why we are faceless, because we are invisible. Right. Thank you so much, sir. Thank you so much for talking to Indian Masterminds. Thank you.